मेरा नाम है मुशर्रफ पालवी और आप देख रहे हैं ईशा न्यूज। ईशा न्यूज में आपका स्वागत है। राजनीति हलचल काफी तेज है और सीटों का बंटवारा भी जिसे कहा जाए कि एनडीए और इंडिया गठबंधन में कभी लगता है कि हो गया और कभी लगता है कि नहीं हुआ। कभी कोई नाराज, कभी कोई नाराज। जहां तक बीजेपी ने अपने कई उम्मीदवारों की लिस्ट आज जारी कर दी है और आज हमारे साथ बात करने के लिए राजनीति सलाहकार कह सकते हैं नंद बाबा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नंद जी, जो पार्टी में काफी उथल पुथल सब में चल रहा है, कोई कहीं कोई कह रहा है कि हम इतने सीट पे लड़ेंगे, कोई कह रहा है कि इस जगह से हम लड़ेंगे। आप लगातार देख रहे हैं राजनीति की, आप तो पटना वटना में भी जाके आपने देखा है अभी, क्या लगता है? देखिए, इसमें एक तरह से तनाव मुक्त तनाव जैसा राजनीति लग रहा है और बहुत लोग तनाव, जो कि बिहार की राजनीति को तनाव मुक्त होना चाहिए। आज हर आदमी मानसिक तनाव में जी रहा है। माने किसी पार्टी के बड़े नेता को खुद मालूम नहीं है कि हमारी पार्टी कहां से चुनाव लड़ेगी और कौन उम्मीदवार हो, उसको खुद मालूम नहीं है। चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो भाजपा के शीर्ष नेता हो, उनको खुद मालूम नहीं था कि हम कहां से चुनाव लड़ेंगे। अभी कुछ देर पहले देखे कि भाजपा अपने लिस्ट को जारी किया, जबकि उसको 2 घंटा पहले उसको खुद मालूम नहीं था कि हम कौन कौन सीट पर लड़ेंगे और कैसे कैसे लड़ेंगे, कौन कौन मेरे उम्मीदवार होंगे। आप देखा होगा कि लोजपा का कुछ दिन पहले एक आया था कि कहां से लोजपा लड़ेगी। जी जी। तो अरवल का भी नाम था, इस सब जगह का नाम था, लेकिन अभी जो लिस्ट आया बीजेपी जी जी, उसमें अरवल से जो है उनके उम्मीदवार है। हाँ, हम भी कुछ देर पहले लिस्ट देख रहे थे, अरवल से देख रहे थे, गया देख रहे थे, हिसुआ देख रहे थे। पहले उसको कुछ कर दिया, पहले लोजपा में देखे थे, लिस्ट देखे थे। तो इस पर हो सकता है उन लोग आपस में बैठक उठक किया होगा, लेकिन अब इधर देख रहे हैं कि पहले सुने थे कि सब लोग एक साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन हम आज देख रहे हैं, जब मोबाइल पर देख रहे हैं ना, टीवी पर नहीं, कि जो मैंने मोबाइल खोली तो पता चलेगा कि भाजपा अपना लिस्ट जारी किए, तो फिर जदयू अपना लिस्ट जारी किए, तो ये जारी किए, वो जारी किए, और मैंने सब जो एक साथ जो बैठ करना चाहिए था वो इन लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि अंदर अंदर जो है वो सही से मिलाप नहीं हो पा रहा है, अंदर में टूट जैसा कुछ दिख रहा है? उस पर मेरा चिंतन कहता है ना कि अब कोई पार्टी सही रूप से राजनीति करने के लिए रोड पर है ही नहीं है। अगर कोई पार्टी अगर सही रूप से राजनीति करने के लिए रहे तो समाज में बदलाव भी हो जाए और समाज में एक नेता पैदा हो। एक छोटा सा एग्जाम्पल में आप देख लीजिए। इसके पहले लोजपा चुनाव लड़ा, तो लोजपा चुनाव लड़ा तो लोजपा को क्या फायदा हुआ? लोजपा को कम से कम 50 को नेता मिला, 50 को उसको विधानसभा के उम्मीदवार मिला, जैसे जहानाबाद मिला, बेलागंज मिला, टेकारी मिला, जहां जहां से उसके लोग लड़े, चाहे 10,000 कहीं वोट लाए, कहीं 20,000 वोट लाए, चाहे जे लाए, तो उसका तो एक नेता मिला, उसको एक राजनीतिक कार्यकर्ता मिला। अगर इसी तरह अगर हर पार्टी, जैसे लोजपा हो चाहे कोई पार्टी हो, 5 या 10 साल माने हम स्वयं के साथ स्थिर रूप का अगर रोड पर खड़ा रहे या माने सामाजिक गतिविधि में भाग ले, चाहे कोई पार्टी हो, हम भी अगर चाह जाए, चाहे रालोसपा भी चाह जाए और चाहे जनता स्वराज चाह जाए, तो इन लोग तुरंत चाहता है कि हम अति कर लें। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बारे में हमने पढ़ा है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब चुनाव लड़ते थे लखनऊ से, तो हर चुनाव वो हार जाते थे। तो एक व्यक्ति ने बोला कि आप जात के ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मणवाद के नारा दीजिएगा, लखनऊ ब्राह्मण बहुल क्षेत्र है, आप चुनाव जीतिएगा। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले सकता हूं, मैं चुनाव से अपना नाम वापस ले सकता हूं, लेकिन मैं एमपी बनने के लिए मैं जातिवाद राजनीति नहीं करूंगा। आप आगे पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने कहा था कि अगर मेरी आदर्श, मेरा सिद्धांत, मेरा विचार जिंदा रहा तो अभी भले मेरा पार्टी को एको सीट नहीं आ रहा है, आने वाले कल में हमारा पार्टी राष्ट्रीय स्तर का पार्टी बनेगा और देश पर शासन करेगा। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय नहीं बोले, उनके अंदर जो आत्मबल था, उनके अंदर जो सादगी थी वो बोला। पंडित दीनदयाल उपाध्याय तो एक बार सांसद भी नहीं बने, लेकिन आज भाजपा की राजनीति क्या देश की राजनीति पंडित दीनदयाल उपाध्याय से चालू होता है। तो क्या लगता है कि आज के जो नेता हैं उनके अंदर सिद्धांत है, सिद्धांतवादी हैं कि या सिर्फ लोभ, लालच इससे भरे? हाँ, इस पर है ना कि पहले विचारधारा के अनुकूल समाज बदलता था, पहले विचारधारा के अनुकूल समाज बदलता था। आज जो है माने समाज के अनुकूल विचारधारा बदल रहा है। उसका छोटा सा एग्जाम्पल है, मान लीजिए कि अभी के डेट में अगर कोई आदर्श व्यक्ति, चाहे कोई सिद्धांतवादी व्यक्ति अगर रोड पर खड़ा है, लेकिन उसकी आर्थिक तंगी चलने वाला आता है, तो का जगह जमाना बदल रहा है तो हम बदल रहे हैं।
आज के डेट में ऐसी बात नहीं है। हर पार्टी में अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हर आदमी के अंदर है, लेकिन बस उसको उभारने वाला कोई नहीं है। अगर कोई बुरा व्यक्ति भी है तो उसके अंदर भी देखिए 2 4 गुण ऐसा है कि अगर उस गुण को उभार दीजिएगा तो समाज को लाभ होगा। लेकिन आज समाज क्या है, उसके जो 2 अवगुण है उसी को लेकर वो चर्चा कर रहा है और उसके गुण को उभार नहीं रहा है, जबकि समाज को लाभ उसके 2 गुण उभारने से है। तो आज भी हमारे समाज में बहुत ऐसे नेता है जो क्रांतिकारी है, जो समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं, लेकिन वो बेचारे वही धारा में चल रहे हैं, उनकी मजबूरी है। अब मान लीजिए कोई फलाना कोई अच्छे विचारधारा का आदमी है तो जो आगे जो विचारधारा उसी पर। दूसरी बात, आपका आज की जो पार्टी है वो पार्टी नहीं रहा। हर पार्टी का मैनिफेस्टो बड़ी अच्छा रहता है, हर पार्टी का घोषणा पत्र बहुत अच्छा रहता है, लेकिन घोषणा पत्र खाली दिखावटी रहता है। धरातल पर अगर सिर्फ जो हर पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है, हर पार्टी का जो निर्माण होता है, उसका जो मैनिफेस्टो और उसको उसका खाली 10% उतार देंगे तो धरती स्वर्ग जैसा हो जाए, मान राजनीति सुंदर रूप से हो जाए। और बात रही कि आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, व्यक्ति विशेष को राजनीति से घृणा हो या नफरत हो या जो हो, लेकिन दुनिया की तमाम समस्या को राजनीति से सीधा संबंध है। बिना राजनीति के कोई रह नहीं सकता, राजनीति के बाहर न कोई व्यक्ति है न कोई व्यक्ति रह सकता है। लेकिन आज के डेट में हर लोग सिर्फ विधायक बनने के लिए राजनीति कर रहे हैं। अभी के डेट में कोई क्रांति करने की राजनीति नहीं कर रहा है। अगर क्रांति करने के लिए, जैसे अभी सपोज जन सुराज है राजनीति करने के लिए, तो लोग जन सुराज को विचार नहीं दे रहा है, इसके पास वोट है, ये जीतेगा नहीं, अरे वो जीतेगा नहीं या हारेगा नहीं। अच्छे लोग आपके बीच अगर अच्छे विचारधारा लेकर खड़ा है, यही तुम्हारी ताकत है, यही तुम्हारा बल है, लेकिन उधर लोग का ध्यान नहीं जा रहा है। तो इसमें ये देखा जा सकता है, अभी जो सीट बंटवारा को लेकर मुझे देखा जा रहा था, जिस हिसाब से खबरें आ रही है, लगातार चैनल सारे बने हुए हैं, उसमें देखा जा रहा है कि जिस हिसाब से बड़े शीर्ष नेता से लेकर छोटे नेता तक जो गए हैं टिकट लेने के लिए, इतना मेंटली टेंशन में है। सभी पार्टी के बड़े से बड़े नेता टेंशन में, जिस तरीके से सीट बांट अपना, तो सबसे पहले के बंटवारा, सीट बंटवारे को लेके और किस जगह से कौन उतरेगा इसको लेके जिस हिसाब से माथा पेची चल रहा है, रशाकशी चल रही है, तो क्या लगा इसको? हाँ, इस पर मेरा चिंतन करता है। जैसे छोटा सा एग्जाम्पल भाजपा से लीजिए। भाजपा का सीट शेयरिंग सुनने में आता है कि जाकर कहाँ हो रहा है, तो दिल्ली हो रहा है। अरे भाजपा के जो दिल्ली जो शीर्ष नेतृत्व जो वहां जो बैठे हुए हैं, अमित शाह या मोदी, वो कहा जाएगा अरवल की क्या मानसिकता है, अरवल की मेंटलिटी क्या है, अरवल की जनता की क्या मजबूरी है, चाहे अरवल की जनता किस तरह के प्रतिनिधि खोजता है, वो तो नहीं जाते हैं। यहाँ के जो स्थानीय नेता है, जो प्रदेश के नेतृत्व है, उनको ना मालूम है कि क्यों होता है। चुनाव का मानसिकता यही होता है। चुनाव में आप देखे होंगे कि आचार संहिता लगता है, चुनाव में आप देखे होंगे ज्यादा प्रचार नहीं, वो इसलिए होता है कि जनता आपको बिना प्रचार के भी जानता है कि नहीं। आचार संहिता का माने नहीं होता है कि जनता आपको बिना प्रचार के जानता है कि नहीं, माने आपकी माने लोकप्रियता है कि नहीं, जनप्रतिनिधि का मतलब लोकप्रियता है कि नहीं। लेकिन अभी के डेट में लोग पहले जनप्रतिनिधि जनता की विचार भावना से होता है, अब जो है से जनप्रतिनिधि ऊपर से थोप दिया जाता है। अब थोप दिया जाता है, देखा जाता है, तरह से जनप्रतिनिधि को थोपना मानसिक हिंसा होता है। जो मानसिक हिंसा अभी हम जो देख रहे हैं लगातार, जैसे किसी भी पार्टी की बात कर लें, जी जी, तो जैसे मान लेते हैं कि 5 साल हमने किसी पार्टी का झंडा धोया, जी जी, बंद में रहे, यहाँ प्रोग्राम में रहे, वहाँ नारेबाजी किया, वहाँ जय हिंद किया, वहाँ जय भारत किया, या जो भी रहा, लेकिन जब टिकट की बारी आई तो एक फ्लाइट से उतर गए, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया उनको, सदस्यता ग्रहण कर लिया और टिकट लेके आ गया। मतलब इस पर मेरा 2 चिंतन काम करता है। जैसे बहुत व्यक्ति कहता है कि हमने पार्टी का झंडा ढोया, तो मान लीजिए कि हमने पार्टी का झंडा ढोया, सपोज हम 5 साल से 10 साल से झंडा ढो रहे हैं, लेकिन हम झंडा ढो रहे हैं, हम कोई पार्टी का लाभ नहीं पहुंचा रहे हैं, कोई लाभ नहीं है, और मेरा मती साहब माने मेरे नेतृत्व से भी कोई समाज का लाभ नहीं है। और इतने में अगर कोई ABCD आदमी आ गया, चाहे आप ही आ जाए, और आपके आने से 2 दिन में पार्टी को लाभ हो, तो उस अवस्था में 2 दिन वाला व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। मेरा जो सोच है उसके नेतृत्व करो। मेरा सोच है कि हम वंशवाद के भी खिलाफ उतना नहीं है, वंशवाद भी होना चाहिए, लेकिन वंशवाद कब सार्थक है? जैसे मान लीजिए कि आप अच्छे नेता है और आपका बेटा आपसे भी अच्छे नेता है, वो और ज्यादा उदार है, और ज्यादा संवेदनशील है, और ज्यादा त्यागी है, तो उस अवस्था में वंशवाद नहीं चलेगा। हाँ, वंशवाद कब चलेगा कि आपका बेटा में कोई एक्स्ट्रा गुण नहीं है, नेता वाला कोई गुण नहीं है, अब वो आपके खाली आपके नाम पर वो अगर नेता बनना चाह रहा है, तब वो वंशवाद में रहेगा।
और उसके अगर आपका बेटा आपसे ज्यादा अच्छा है तो उसका लाभ समाज को मिलना चाहिए। हो सकता है कि आपसे ज्यादा लाभ आपका बेटा समाज को दे, ये भी तो बड़ा सवाल रहेगा। दूसरी बात है, बहुत आदमी बोलता है कि पढ़ा लिखा नेता चाहिए। नेता पढ़ा लिखा भी कोई मायने महत्व नहीं रखता है। आप कोई नेता पढ़ लिख के एमए किए हुए हैं और उसके पास न करुणा है, न प्रेम है, न त्याग है, न दया है, न मोहब्बत है, कुछ नहीं है। और एक अनपढ़ व्यक्ति, एक साक्षर व्यक्ति त्यागी भी है, उदार भी है, संवेदनशील भी है, भावनाशील भी है, तो समाज को लाभ वो एमए पास के नेता से नहीं है, समाज को लाभ वो अनपढ़, वो साक्षर नेता से है। क्योंकि आप कितने पढ़े लिखे हैं उससे समाज को लाभ नहीं है। आप कितने त्यागी हैं, आप कितने संवेदनशील हैं, आप कितने उदार हैं, कितने भावनाशील हैं, समाज को लाभ उससे है। सही बात कहा आपने नंद साहब। तो लगातार जिस तरीके से राजनीति देख रहे हैं और हमारे साथ राजनीतिक चेतक के रूप में नंद जी थे और लगातार नंद जी से हम लोग बात कर रहे हैं। और बिहार की जो राजनीति है लगातार अभी 14 नवंबर तक, कभी तो पहला चरण का नॉमिनेशन और दूसरे चरण का नॉमिनेशन चल रहा है और नॉमिनेशन जारी है। कुछ जगहों पर स्थित के उम्मीदवारों की घोषणा हो गई है, अभी और कुछ जगहों पर बाकी है और काफी टसल है। अब देखना यह है कि कहां से कौन उतरता है और कौन किसके सर सेहरा बनता है। तब तक के लिए इजाजत, नमस्कार।